नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम पे अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट पढ़ा था और अभी जो उसका पार्ट्स बच गए थे उसको हम लोग अभी इस वाले लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। हमने पिछले टाइम पे जो पढ़ा उसके आगे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो हम लोग डीएल सिस्टम का पढ़ेंगे। डीएल सिस्टम नॉमेनक्लेचर, जिसपे डी और एल को स्पेसिफाई किया जाता है दो अलग अलग ऑप्टिकल आइसोमर्स के नाम देने के लिए। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है डी ग्लिसरल एल्डिहाइड। ग्लिसरल एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया हमने। तो दोस्तों, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा उसको हमें सबसे पहले टॉप पे रखना है। जब भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा वो टॉप पे होगा। जैसे कि अल्कोहल जो है वो सबसे कम ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, उससे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, और उससे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वो क्या है, एसिड है। तो जो ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा वो टॉप पे होगा, और अगर उस ग्रुप के राइट साइड में OH ग्रुप होगा तो उसको हम डी बोलेंगे। अगर इस ग्रुप के लेफ्ट साइड में होगा तो उसको हम एल बोलेंगे। और नॉमेनक्लेचर में इसको स्पेसिफाई करना हमको ज़रूरी है। जैसे कि डी ग्लूकोज, ग्लूकोज डी, ग्लूकॉन डी जो हम पीते हैं वो एक पार्टिकुलर ऑप्टिकल आइसोमर होता है ग्लूकोज का। डी मतलब हाई मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप जो होता है उसके जो राइट साइड में ग्रुप अगर OH ग्रुप पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डी, और अगर लेफ्ट में पाया जाता है तो उसको बोलते हैं एल। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं हम। इसमें देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने, ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया दोस्तों वो ग्लूकोज का है। अब मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है CHO, क्योंकि इस केस में अगर मान लीजिए यहाँ पे COOH होता तो वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है। तो उसके अगर हम लोग रिस्पेक्ट में देखें तो OH ग्रुप की पोजीशन क्या है, राइट हैंड साइड पे है। तो राइट हैंड साइड पे पोजीशन होने के नाते ये क्या कहलाएगा, डी ग्लूकोज। और इसका जो मिरर इमेज होगा, अब जैसे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो इसका मिरर इमेज होगा वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, एल ग्लूकोज। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किया, अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जिसमें अमाइन भी प्रेजेंट हो और एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो ये जो आपके सामने है दोस्तों ये अमीनो एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा, अब जैसे कि नाम में ही इसके एसिड है तो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा वो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इसमें कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसमें एल्डिहाइड मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप नहीं है, इसमें एसिड सबसे ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है तो वो टॉप पे है। अब अगर उसके राइट में NH2 ग्रुप पाया जाता है तो डी एमिनो एसिड, अगर उसके लेफ्ट में पाया जाता है NH2 ग्रुप तो एल एमिनो एसिड। बेसिक है, सिंपल सी चीज़ है, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है इसमें कौन सा एल है इसमें कौन सा डी है। तो बस आपको मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप देखना है और देखना है कि एमिनो एसिड के केस में NH2 और कार्बोहाइड्रेट के केस में OH ग्रुप। मान लीजिए अगर OH ग्रुप है तो OH ग्रुप देखेंगे, NH2 ग्रुप है तो NH2 ग्रुप देखेंगे और हम इसका नाम को क्लासिफाई कर देंगे। अब देखिए जो डी एमिनो एसिड होता है, डी एमिनो एसिड का जो मिरर इमेज होगा वो कैसा होगा, हमेशा एल एमिनो एसिड होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले अपने स्लाइड पे। दोस्तों RS कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज एंड डैश। वेज देखिए क्या होता है, जो वेज होता है ये दर्शाता है कि ये जो CH3 ग्रुप है ये हमारी तरफ है, ये CH3 ग्रुप हमारी तरफ है और ये जो हाइड्रोजन है ये हमसे अंदर की तरफ है। तो वेज डैश फार्मूला इसी को कहते हैं दोस्तों। वेज डैश फार्मूले में जो तीन ग्रुप होते हैं, तीन एटम्स जो होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं और एक एटम हमारी तरफ होता है, एक एटम अंदर की तरफ होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो इतना पार्ट है दोस्तों यहाँ पे मैंने देखिए लिखा इन सेम प्लेन, जो कार्बन और एसिड और OH का पार्ट है वो एक सेम प्लेन में है, एक ही 2 डायमेंशनल प्लेन में है। लेकिन जो ये CH3 ग्रुप है ये आपकी तरफ हमारी तरफ है और जो हाइड्रोजन है वो अंदर की तरफ है। बस इतना सा डिफरेंस है दोस्तों इसमें।
और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल आपके सामने बनाया है वो लैक्टिक एसिड का एग्जांपल बनाया है। सबसे पहले मैं इसमें आपको रूल्स दिखाऊंगा कि इसके रूल्स क्या हैं आपको फाइंड करने के लिए कि यह आर होगा कि एस होगा। तो सबसे पहले हम रूल्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये रहे हमारे रूल्स। देखिए बहुत तरीके के रूल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बस 3 रूल बताऊंगा। इसी 3 रूल से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो रूल्स पे मैं आपको चाहता हूं कि आप इस पॉइंट पे वीडियो को अच्छे से सुने कि मैं क्या बोल रहा हूं, और नोट्स तो आपके पास हो जाएंगे, डिजिटल नोट्स आपके पास होंगे ही। आप इससे देख के अपने क्वेश्चंस को करें ताकि ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो। देखिए अब नोट शुरू करते हैं। हमको पता है ये क्रैश कोर्स है, मैं पूरी तरीके से नहीं बताने जाऊँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आपको आर एस कन्फिग्रेशन निकालना है तो आपको सबसे पहले आपको CIP रूल से क्या निकालना पड़ता है, CIP रूल से आपको सबका प्रेफरेंशियल ऑर्डर निकालना पड़ता है। CIP रूल कॉर्न इंगॉट प्रीलॉग सीक्वेंसिंग रूल बात की थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। देखिए एक कार्बन है, उसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तभी तो वो कायरल है, नहीं तो कायरल होगा नहीं। अगर एक कार्बन की मैं बात करता हूँ तो मान लीजिए एक कार्बन है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या कीजिए, कॉर्न इंगॉल्ड प्रीलॉग सीक्वेंसिंग रूल को फॉलो करिए, और उस रूल को फॉलो करके आप 4 के चारों ग्रुप का क्या निकाल लीजिए, ऑर्डर, ठीक है। जब आपने ऑर्डर निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, जैसे ये भी हो सकता है कि जो पहला प्रायोरिटी ग्रुप है वो प्लेन, वो जो मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि जैसे इसमें हमने देखा था कि जो 2 ग्रुप थे वो प्लेन में थे, एक ग्रुप वेज था और एक ग्रुप डैश था। तो ये जो तीनों हैं, मतलब ये कार्बन कायरल कार्बन को लेके, और ये दोनों ग्रुप ये एक ही प्लेन में, यानी कि जो ये पेपर है उसी के प्लेन में है। तो अगर मान लीजिए कुछ भी हो सकता है कि कोई भी ग्रुप कहीं भी हो सकता है, पहला यहाँ हो सकता है, दूसरा यहाँ हो सकता है, तीसरा यहाँ हो सकता है, चौथा यहाँ हो सकता है। तो मैं अलग अलग पॉसिबिलिटी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए चौथा प्रायोरिटी का ग्रुप, यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी, 4 ही ग्रुप होते हैं कार्बन पे, यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। अवे फ्रॉम द व्यूअर का मतलब डैश पे है, इसमें डैश पे है, वेज डैश में डैश जो होता है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है। इफ द 4th प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, मूव फ्रॉम 1 to 2। अगर मान लीजिए 4th प्रायोरिटी जो है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, मतलब वो डैश पे है, तो 1 से 3 तक आप जाएंगे 2 को होते हुए। तो अगर मान लीजिए आप जो रास्ता फॉलो कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हो जाएगा एस, और अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो हो जाएगा आर, ठीक है। ये है आर एस कन्फिग्रेशन। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, यहीं पे सारे निपटाएंगे, अलग अलग रूल्स नहीं करेंगे। जैसे बहुत जगह आपको बताया जाता है कि अगर वो अवे फ्रॉम द डैश पे नहीं पाया जा रहा है 4th प्रायोरिटी ग्रुप, तो हमको क्या करना है कि हम उसकी पोजीशन को चेंज करके उसको डैश पे लाएं। लेकिन नहीं, हमको ये नहीं करना है। सिर्फ आपको तब डैश पे उसको लाना है जब वो 2 डायमेंशनल, यानी कि जो 2 ग्रुप जो प्लेन के जो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, अगर वो वहाँ पाया जाता है तभी आप उसको लाना, और आगे आप इसको देख लेंगे। देखिए इफ 4th प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट अवे फ्रॉम द व्यूअर देन क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए अवे फ्रॉम द व्यूअर है तो क्लॉकवाइज जब होगा तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा तो एस। लेकिन अगर 4th जो प्रायोरिटी है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर नहीं है, वो टुवर्ड्स द व्यूअर है, तो क्लॉकवाइज के केस में एस हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज के केस में आर हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन इफ 4th प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन द प्लेन, अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में ही प्रेजेंट है, यानी कि इन दोनों लाइंस पे जो सिंगल लाइन से हम डिनोट करते हैं, अगर उस पर प्रेजेंट है तो हमको इसके पोजीशन को एक्सचेंज करना पड़ेगा और डैश वाले पे लाना पड़ेगा, या उसके पोजीशन को चेंज करके अवे फ्रॉम द व्यूअर वाले पे लाना पड़ेगा। और उसके लाने के बाद अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज आता है तो वो एस हो जाएगा, और वो एंटी क्लॉकवाइज आता है तो वो कैसा हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो भले उसको आपने चेंज करके डैश पे ले आया, लेकिन ये वाला रूल नहीं फॉलो होगा उस केस में। उस केस में कौन सा रूल फॉलो होगा, ये वाला रूल फॉलो होगा। ये दोनों साथ के हैं। तो दोस्तों 3 ही रूल है, इन्हीं तीनों रूल से आप सिंपली कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ग्रुप को चेंज करो साइमल्टेनियसली, दूसरे ही पोजीशन चेंज करो, ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिंपली आप आप इसको इस्तेमाल करें और तुरंत आप इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब वो जो क्वेश्चंस हमने छोड़े थे, हम उस क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए
लैक्टिक एसिड की बात की थी। लैक्टिक एसिड, इसमें CIP रूल से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा, तो ऑक्सीजन 1, ये 2, क्योंकि इससे इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये 3, ये 4। अब ये फोर्थ प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो डैश पे मौजूद है, हमको जाना है 1 से 3, तो ये जो हम गए हैं दोस्तों, ये क्या बन रहा है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा और तब जब फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पे मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए वहाँ CH3 था, यहाँ पे CH2Cl होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच जो ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन क्या हो गया, नंबर 1 प्रायोरिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद की प्रायोरिटी देखनी है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो किसकी एटॉमिक मास ज़्यादा, क्लोरीन की ज़्यादा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2, ये 3। अब आपको 1 से 3 जाना है, वाया 2 आप गए और ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आया। और यहाँ पे एक बात हमको पता है कि ये जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो डैश पे, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज पे एस हो जाएगा। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे डैश पे यानी कि अवे फ्रॉम द व्यूअर पे OH ग्रुप है, और जो आपका फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो वेज पे है, यानी कि टुवर्ड्स द व्यूअर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहा है, जब ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, तो ये क्लॉकवाइज आया। लेकिन यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर नहीं है, टुवर्ड्स द व्यूअर है। तो अगर अवे फ्रॉम द व्यूअर होता तो क्लॉकवाइज का R होता, लेकिन जब टुवर्ड्स द व्यूअर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ना तो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, ना तो टुवर्ड्स द व्यूअर है। यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो इन द प्लेन पाया जा रहा है, मतलब प्लेन ऑफ द पेपर के ही प्लेन में पाया जाता है। तो इस केस में सबसे पहले इस H को आपको OH के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1, 2, 3। अब 1 से 3 जाइए, और यहाँ पे जो मेथड हो रहा है वो कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने चेंज ना किया होता, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ मौजूद होता तो एंटी क्लॉकवाइज पे S होता, लेकिन इस केस में ये क्या होगा, R होगा। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ वेज एंड डैश फॉर्मूला इनटू फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या होता है। वेज एंड डैश को हम फिशर में कन्वर्ट करना सीखेंगे इस टॉपिक पे। देखिए, फिशर प्रोजेक्शन होता है 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी इससे पहले जो हमने देखा था ये 3D रिप्रेजेंटेशन था। इसमें हमको डैश जो था वो बताता था अंदर की तरफ, वेज बताता था टुवर्ड्स, तो 3D रिप्रेजेंटेशन था। जब 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स का तो उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, देखिए चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले हम देखिए लिख रहे हैं कि द कायरल कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस, यानी कि ये जो बीच में क्रॉस हम देखे होंगे ऐसे मॉलिक्यूल का कहीं कहीं मॉलिक्यूल बनाया होता है, तो ये जो क्रॉस होता है दोस्तों ये क्या दर्शाता है, कायरल कार्बन को दर्शाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस टुवर्ड्स द व्यूअर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये दोनों टुवर्ड्स द व्यूअर होती हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये अवे फ्रॉम द व्यूअर होती हैं, यानी कि 2 ग्रुप आपकी तरफ और 2 ग्रुप अंदर की तरफ। ये होता है दोस्तों फिशर प्रोजेक्शन का सिग्निफिकेंस। ये बताता है कि उसमें जो लाइंस होती हैं वो किस किस चीज़ों को दर्शाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। अब यहाँ पे फटाफट देखते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है फिशर्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप विच इज अवे फ्रॉम द व्यूअर इज टेकन एट द बॉटम। जो अवे फ्रॉम द व्यूअर जो ग्रुप है, अवे फ्रॉम द व्यूअर यानी कि जो डैश पे मौजूद है, इसको आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले डाल दीजिए लोअर पे, एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट प्लेस द अदर ग्रुप। अब देखिए इसके बगल में क्या था, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को यहाँ रख दें। हाइड्रोजन के बगल में क्या था, CH3, CH3 को यहाँ रख लें। CH3 के बगल में क्या था, एसिड, एसिड को
यहाँ रख लें। यानी कि सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो ग्रुप डैश पे मौजूद होगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर मौजूद होगा, उसको सबसे पहले घसीट के लाके लोअर साइड पे कर दीजिए, लोअर पार्ट में कर दीजिए। और जब उसको लोअर पार्ट में हमने कर दिया, अब उसके रिस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट था इसमें वही अरेंजमेंट डाल दीजिए आप किसमें, फिशर्स में। बस आपका बनके तैयार हो गया दोस्तों। इसमें ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा है टॉपिक। कन्वर्जन ऑफ वेज एंड डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन हैविंग 2 कायरल कार्बन। जब उससे पिछले वाले केस में तो कायरल कार्बन की संख्या 1 थी, लेकिन यहाँ पे कायरल कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस केस में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा, इस केस में क्या है, एसिड, कभी एल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा, सबसे पहले हम लोग उसको टॉप पे रख के एक स्ट्रेट चेन खींच लेंगे। तो मेन कार्बन पे 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें से 2 कायरल कार्बन है, तो उसको क्रॉस से डिनोट करेंगे और एक लाइन खींचेंगे जिसमें दोनों टॉप और बॉटम पे क्या रख देंगे, एसिड रख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका निकालेंगे RS कन्फिग्रेशन। ठीक है, हम इसका क्या निकालेंगे, RS कन्फिग्रेशन। तो इसका कन्फिग्रेशन आया S, इसका भी कन्फिग्रेशन आया S। उसके बाद हम इसमें ग्रुप्स को रख के देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें OH रखेंगे, फिर H रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कन्फिग्रेशन निकालेंगे इसका भी RS कन्फिग्रेशन निकालेंगे। अगर इसका RS कन्फिग्रेशन इसके RS कन्फिग्रेशन से सेम आता है तो वो रहेगा अरेंजमेंट इसका। जैसे मान लीजिए जब हमने OH और H को यहाँ रखा, ठीक है, और इस कार्बन का कन्फिग्रेशन निकाला, तो वो इस कार्बन के कन्फिग्रेशन के जैसा आया, दोनों SS आया, यानी कि ये प्रेजेंटेशन सही है। ऐसा हम नहीं कर सकते थे कि इस OH को इधर रख देते और इस H को इधर रख देते, तो कॉन्फ़िगरेशन अलग आ जाता, तो ये जो मॉलिक्यूल होता ये अलग होता। अब देखिए, मैं कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि इनेंशियोमर और होमोमर डाइस्टीरियोमर को कैसे डिसाइड करते हैं RS कन्फिग्रेशन की मदद से। ठीक है, देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, 2 आपको ग्रुप दिए हुए हैं, पूछा है कि इनके बीच में रिलेशन बताओ, और रिलेशन सिर्फ 3 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, डाइस्टीरियोमर होगा, इनेंशियोमर होगा और होमोमर होगा। होमोमर का मतलब सेम मॉलिक्यूल, ना तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस है, ना तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ना तो 3D अरेंजमेंट में डिफरेंट है। डाइस्टीरियोमर यानी कि नॉन मिरर इमेजेस बट सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, मिरर इमेजेस नहीं होंगे लेकिन मॉलिक्यूल सेम होंगे, उसको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। और इनेंशियोमर होंगे जो सेम मॉलिक्यूल होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे और नॉन सुपर इम्पोसिबल होंगे और दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, उसको बोलेंगे हम इनेंशियोमर। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन आपको 2 ग्रुप देता है, ग्रुप ए ग्रुप बी, आपको बोला कि फटाक से इसका आप चलिए RS कॉन्फ़िगरेशन, आप इसके बीच में रिलेशन बताइए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था फ्लाइंग वेज में, सेम वही रूल आपको अप्लाई करना है फिशर्स प्रोजेक्शन में। अब देखिए, फिशर्स प्रोजेक्शन में 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनें हैं। ठीक है, अब उसमें से एक टुवर्ड्स द व्यूअर है, एक अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो अवे फ्रॉम द व्यूअर्स पे अगर है 1 2 3 चाहिए, क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। लेकिन अवे फ्रॉम द व्यूअर्स अगर 4th ग्रुप नहीं है, यानी कि अगर कहीं और है अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो जो 1 2 3 कीजिए, अगर क्लॉकवाइज आया तो S होगा और एंटी क्लॉकवाइज आया तो R होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको 2 ग्रुप दिया, बताया, कहा कि बताओ भाई इनके बीच में रिलेशन बताओ, तो आपको सबसे पहला काम करना RS कन्फिग्रेशन फाइंड करना। RS कन्फिग्रेशन फाइंड किया, उसके बाद देखना अगर दोनों का RS कन्फिग्रेशन सेम होना चाहिए। अब पहली बात तो ये मेरे भाइयों, 2 ग्रुप जिनके बीच में रिलेशन पूछा है आपसे, वो दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए। ये नहीं कि एक लैक्टिक एसिड और एक अमीनो एसिड के बीच में डिफरेंस, वो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में कैसा रिलेशन। 2 इंसानों के बीच में रिलेशन हो सकता है ना भाई, 2 इंसान के बीच में रिलेशन हो सकता है। अगर मैं 2 इंसान दे दूं आपको, बोलो इनके बीच में क्या रिलेशन, तब आप पता करके बताएंगे इनके चाचा का लड़का है, किसका लड़का है। लेकिन अगर मैं एक गाय और एक इंसान दे दूं, तो उनके बीच में कोई रिलेशन थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए आपको रिलेशन पूछा जब जाएगा, तो इस बात का ध्यान देना है, जिन 2 मॉलिक्यूल के बीच में पूछा जा रहा है वो दोनों मॉलिक्यूल सेम तो हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का है, यानी कि स्ट्रक्चर उसका सेम होना चाहिए, केमिकल फार्मूला सेम होना चाहिए। लेकिन अगर केमिकल फार्मूला डिफरेंट है तो वो सेम मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, चलिए, और ये इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, होमोमर सेम मॉलिक्यूल के हैं।
अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, 3D अरेंजमेंट अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये 3 रिलेशंस हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, सेम मॉलिक्यूल है, 2 एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, रिलेशन पूछा है, दोनों का सेम है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, यानी कि दोनों में जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम है। ठीक है, तो अगर उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है यानी कि वो होमोमर्स हैं। अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन आर और दूसरे का भी आर आता है, एक का एस या दूसरे का भी एस आता है, यानी कि दोनों होमोमर है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ना वो उसका मिरर इमेज है, वो वही मॉलिक्यूल है और होमोमर कहलाएगा वो। ठीक है, इफ कॉन्फ़िगरेशन इज अपोजिट, यानी कि एक आर आता है एक एस आता है, यानी कि मेरे भाई ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और ऑप्टिकली एक्टिव हैं, मिरर इमेजेस हैं, तो क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर कहलाएंगे। इफ कॉन्फ़िगरेशन इज अपोजिट तब वो क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर कहलाएंगे। अगर मान लीजिए नाइदर सेम नाइदर अपोजिट, अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है सर? मान लीजिए एक कायरल कार्बन है तो आर होगा, तो ये इसका या तो इसका दूसरे वाले का भी आर होगा या तो दूसरे वाले का भी एस होगा, तो या तो सेम या तो अपोजिट तो होगा ही। तो ये आपने कैसे लिखा है? नाइदर सेम नाइदर अपोजिट। तो मेरे भाई ये 2 कायरल कार्बन की केस की बात हो रही है। मान लीजिए 2 आपको एग्जाम्पल मिले जिसमें 2 कायरल कार्बन हैं, उसमें एक का आर है एक का एस है। ठीक है, तो जो इसका मिरर इमेज होगा वो एस होगा और आर होगा, तो ये अपोजिट कहलाएगा। ऊपर आर का एस हो गया, एस का आर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है जिसका आर और एस है और जिससे पूछा गया है उसका है आर और आर, तो ये तो ना आर और आर ये तो अपोजिट है, लेकिन ये दोनों तो अपोजिट नहीं है, मतलब सॉरी ये दोनों तो अपोजिट है लेकिन ऊपर वाला तो अपोजिट नहीं है। तो ओवरऑल उस मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ना तो सेम है ना तो अपोजिट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे? उनके बीच में रिलेशन क्या होगा? डायस्टीरियोमर का रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें दोस्तों क्वेश्चंस इसमें पूछा है 3 मॉलिक्यूल दिए हुए, फटाक से इसका बताना है कि इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले फ्लाइंग वेज है, वेज डैश है, हाइड्रोजन 4th प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पे अवे फ्रॉम द व्यूअर, ग्रुप OH1, ये 2 ये 3। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S, तो ये हो गया S। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये क्लॉकवाइज आया है, R है, और यहाँ पे जो H है वो वर्टिकल लाइन पे, और वर्टिकल लाइंस क्या होती है मेरे भाइयों? अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है, तो सेम रूल, एक रूल देखिए, बाकी जगह आप लोगों को अलग अलग रूल बताया जाएगा, बाकी कोचिंगों में जहाँ भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ेंगे वहाँ आपको अलग रूल बताएंगे कि भाई फिशर प्रोजेक्शन में सबसे जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होता है उसको नीचे वाली पोजीशन पे रखते हैं, और अगर नहीं होता तो उसको लेके आते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, अगर मान लीजिए लोअर प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे मौजूद है, यानी कि वर्टिकल लाइन जो है ये और ये दोनों अवे फ्रॉम द व्यूअर है और ये दोनों टुवर्ड्स द व्यूअर है, तो अगर इन दोनों पे कहीं भी प्रेजेंट है, चाहे यहाँ, तो आप अगर काउंटिंग शुरू करिए 1 2 3, अगर क्लॉकवाइज आता है तो R होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो S होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ मौजूद है? वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन क्या होती है? अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब यहाँ पे आपने गिना 1 2 3, यहाँ पे क्या आया दोस्तों? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आया तो S। अब देखिए ये S है, ये R है, ये S है, और ये जो मैंने तीनों मॉलिक्यूल्स बनाए हैं वो मॉलिक्यूल्स भी सेम है। देखिए एक कार्बन COH COH कार्बन, H H H, OH OH और OH। ठीक है, और CH3 CH3 और CH3, यानी कि तीनों मॉलिक्यूल सेम है। अब इसमें रिलेशन बताना। देखिए दोस्तों A और B में क्या रिलेशन है? A और B कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका S कॉन्फ़िगरेशन है, इसका R कॉन्फ़िगरेशन है, तो A और B क्या हो जाएगा? इनेंशियोमर हो जाएगा। अब बात करते हैं B और C के बीच में। B क्या है हमारा? R, और C क्या है आपका? S। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? A B इनेंशियोमर है और B और C भी इनेंशियोमर है। अब बात करते हैं A और C क्या है? A का भी कॉन्फ़िगरेशन S और C का भी कॉन्फ़िगरेशन S, तो A और C क्या हो जाएगा दोस्तों? होमोमर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों। ये अब मैं आपको
ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन, इसमें आपको दोनों ग्रुप्स का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। यहाँ पे देखिए 1 से 3 तक गए, अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हो जाएगा, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप गए क्लॉकवाइज आया, ठीक है, और क्लॉकवाइज आएगा तो आर हो जाएगा, आर हो गया, यहाँ पे आर एस है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले में आर है, इस वाले में आर एस है, और इस वाले में आर है, ठीक है। तो आर और आर एस ये ना तो सेम है ना तो डिफरेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर, ठीक है। तो ए और बी क्या हो जा रहा है, डाइस्टीरियोमर। इसी तरीके के बी और सी भी डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे, और ए और सी क्या हो जाएंगे दोस्तों, होमोमर या आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मीजो, जो हमारा बी वाला कंपाउंड है दोस्तों, वो मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक का कॉन्फ़िगरेशन आर है, एक का कॉन्फ़िगरेशन जब एस होता है तो उसको मीजो कहते हैं, लेकिन कब, जब ग्रुप सेम हो दोनों साइड। अब देखिए मतलब इस वाले कार्बन पे भी एक H है, एक OH है और एक एसिड है, इस और ये पूरा ग्रुप है, और इस वाले कार्बन पे भी एक H है, एक OH है, एक COH है, और एक ये पूरा ग्रुप है, और ये दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम है। तो मीजो तब कहलाएगा जब एक का R कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, दूसरे का S कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और जो ग्रुप जो होंगे दोनों कायरल कार्बन पे वो सेम होंगे। तो ये हमारा जो B है वो क्या है, मीजो कंपाउंड है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब नॉमेनक्लेचर का जो आखिरी पार्ट है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो आखिरी पार्ट है, इरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, डी और एल की, उसके बाद हमने किसकी बात की, आर और एस की। अब बात करते हैं इरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का। अब इसमें ये देखिए सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे भी ग्रुप कैसे है भी अरेंज है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें बस हम क्या देखते हैं, जब एच एच सेम साइड हो या ओ एच सेम साइड होता है तो उसको बोल देते हैं इरिथ्रो। जब एच एच अपोजिट साइड या ओ एच अपोजिट साइड होते हैं तो उसको बोलते हैं थ्रियो। ये सबसे बेसिक तरीके का क्वेश्चन है। एच एच सेम साइड तो इरिथ्रो, और एच एच अपोजिट साइड तो थ्रियो, ठीक है, या ओ एच सेम साइड तो इरिथ्रो और ओ एच डिफरेंट साइड तो थ्रियो। अब ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं इसको मानता हूं, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर नीट 2016 में ये सवाल पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम लास्ट में रिवीजन वाइंड अप में सारे क्वेश्चंस, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। चलिए दोस्तों, तब आपको अगले लेक्चर में आप लोगों से मैं मिलता हूं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के साथ, जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।